सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BSCB। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए यानी फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का दोस्त मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्त ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप लोग क्या क्या समझते हैं? एलिवेशन मतलब क्या होता है? एलिवेशन मतलब होता है दोस्त इंक्रीज करना, यानी बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना। तो दोस्त एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नॉन वोलेटाइल लिक्विड में, यानी किसी भी मतलब कि वोलेटाइल लिक्विड में, यानी लिक्विड क्या कहने का मतलब कि सॉल्वेंट, किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं यानी उसमें डालते हैं, तो उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट दोस्त इंक्रीज कर जाता है। उसी इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर मैं इसको पढ़ दूं तो लिखा गया है कि ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए वोलेटाइल लिक्विड जैसे कि सॉल्वेंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। द इंक्रीजेज इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज नॉन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड यही बोल रहा है कि डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्त पहले अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले मतलब कि जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस दोस्त, ऑस्मोसिस अगर जान जाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस दोस्त ये होता है, एक प्रकार का ये फेनोमेना होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में जो मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट का ही फ्लो होना, यानी सॉल्वेंट का फ्लो सेमी परमियल मेम्ब्रेन के द्वारा जो फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर का ये कहते हैं, समझ रहे हैं दोस्त। कि किसी भी अगर मतलब किसी भी सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है किसके द्वारा? सेमी परमियल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेमी परमियल मेम्ब्रेन के द्वारा जो फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, उसी फिनोमेना को हम लोग डिफाइन यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला? क्वेश्चन नंबर थर्ड यही बोला है कि व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आप लोग क्या समझते हैं? तो दोस्त आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन यही होता है कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन व्हिच ईच कंपोनेंट ऑलवेज रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड मतलब कि टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। यानी आइडियल सॉल्यूशन एक प्रकार का वो सॉल्यूशन है जिसका कि हर एक कंपोनेंट रॉल्स लॉ को, यानी रॉल्स लॉ के अंदर की जितना भी कंडीशन होता है उसको फॉलो करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या फिर कंसंट्रेशन हो गया, रॉल्स लॉ को वो फॉलो करता है। कौन सा? यानी आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ का मतलब कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें जो एन आइडियल सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, यानी आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है, समझ रहे हैं। तो दोस्त मैं पढ़ता हूँ कि देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। अगर दो कंपोनेंट्स को हम लोग मिक्स मतलब कि मिला दें तो उसका जो वॉल्यूम होगा दोस्त वो चेंज नहीं होता है, यानी उसका वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होता है। ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है दोस्त? कि देयर विल नो चेंज इन इंथैल्पी व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स। अगर हम दो कंपोनेंट्स को मिला देते हैं तो उसका इंथैल्पी में भी कोई बदलाव नहीं होता है, यही होता है रॉल्स लॉ। तो इस तरह से दोस्त आप लोग का ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब दोस्त चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि ए सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, when we mix a sulfuric acid in water, the amount of heat generated is very large and a change in volume is also observed. This is due to formation of a non-ideal solution। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एग्जांपल बोल रहा है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को डालते हैं तो उसका अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो जनरेट इज वेरी लार्ज में कर जाता है, यानी जनरेट हो जाता है, समझ रहे हैं, वेरी लार्ज अमाउंट पर। एंड ए चेंज इन वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी चेंज कर जाता है, समझ रहे हैं ना। हम देखते हैं ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जब किसी सल्फ्यूरिक एसिड में से पानी को डालते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, समझ रहे हैं, उसका चेंज हो जाता है वॉल्यूम, और वो वेरी लार्ज अमाउंट में भी जनरेट होता है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया क्या कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं किया। तो इस तरह से आप लोग का नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन में दोस्त आप लोग का अंतर हो गया। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 यही बोला कि व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
सॉलिड सॉल्यूट। यानी आप लोग ये बताइए कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड में से सॉल्यूट को अगर उसका डिक्रीज क्यों कर जाता है, यानी वेपर प्रेशर जो होता है दोस्त उसका डिक्रीज क्यों कर जाता है। जब किसी नॉन वोलेटाइल में सॉल्यूट को डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों कर जाता है। तो इसका जो आंसर है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट बिकॉज सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द सरफेस आर रिप्लेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट का जो सरफेस होता है, यानी सॉल्वेंट का जो सरफेस होता है उस पर जो होता है उस पर क्या होता है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, समझते हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है दोस्त वो डिक्रीज कर जाता है, समझते हैं। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि हाउ इज मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलरिटी। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होता है और जो मोलरिटी, समझते हैं, देखिए मोलरिटी को दोस्त हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलरिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये अंतर है, समझते हैं ना। किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होता है उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और किसी भी सॉल्यूशन का अगर जो उसका मोलरिटी अगर पूछे तो उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन से मोलरिटी और मोलरिटी में क्या अंतर होता है। तो मोलरिटी पे पहले बात करते हैं दोस्त। मोलरिटी क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन का। मोलरिटी इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलरिटी का डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे ही दोस्त। मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर यानी वॉल्यूम इन लीटर, यानी 1 लीटर वॉल्यूम, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, समझ रहे हैं ना। तो उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरा मोलरिटी निकल जाता है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम है उसको किस यूनिट में लेंगे, तो लीटर में लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग का यहाँ से मोलरिटी निकल जाएगा। और मोलरिटी के लिए क्या होता है, मोलरिटी के लिए डिफाइन किया जाता है कि मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से मोलरिटी का भी फॉर्मूला हो गया। मोलरिटी क्या होता है दोस्त कि किसी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का क्या हो जाता है दोस्त, उसका मास लेते हैं, यानी सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम का मास लेते हैं। तो इस तरह से दोस्त आप लोगों का किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी निकल जाता है। इस प्रकार से आप लोग का मोलरिटी और मोलरिटी में अंतर हो गया, समझ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि डिफाइंड रॉल्स लॉ। यानी रॉल्स लॉ क्या है, तो रॉल्स लॉ को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ आंसर है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन लिक्विड फेस। यानी लिक्विड फेस में लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के लिक्विड कंपोनेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग का रॉल्स लॉ हुआ, यानी रॉल्स लॉ को डिफाइन हम लोग इस तरह से कर दिए। देखिए दोस्त ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में यहाँ सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आया तो यहाँ से पक्का दोस्त आएगा, ये आप लोग को हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये सब एनालिसिस जो क्वेश्चन किए हैं ये काफ़ी हम लोग टाइम इस पर दिए हैं। जब हम मतलब कि इस पे जो एनालिसिस हम क्वेश्चन किए हैं इस पर काफ़ी वक्त लगा है, काफ़ी टाइम लगा है, जिससे कि हम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं दोस्त सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आप लोग का 2 नंबर में पूछा जाएगा, समझ रहे हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि स्टेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और हम लोग को पूछ रहा है ये भी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सा है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये क्या है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट एंड हॉट ऑन देयर नेचर इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी जो है दोस्त कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। एंड हॉट इन देयर इज कॉल्ड, और वो नेचर में कैसा होता है दोस्त, वो गर्म होता है, समझ रहे हैं, हॉट होता है, उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो दोस्त कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। कौन कौन होता है देखिए यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सा था। तो 4 टाइप्स का दोस्त आप लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है दोस्त एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है वही ऑस्मोसिस, या फिर बोल सकते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो आप लोग को मैंने बताया, समझ रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर पर यानी 4 प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज सेमी परमियल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमियल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो सेमी परमियल मेम्ब्रेन जो होता है उससे क्या पास करता है, उससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्यूशन, अगर एक प्रकार का सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला होता है सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में से क्या होता है सिर्फ उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास करता है। सेमी परमियल मेम्ब्रेन के द्वारा दोस्त सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास करता है, उससे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो उसी को हम लोग सेमी परमियल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक प्रकार का छन्नी होता है, एक तरह जो छानने का नहीं होता दोस्त, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी परमियल मेम्ब्रेन। आप लोग का फिल्टर से में भी लगा होता है, जो आरओ का जो रहता है, वो जो मिनरल वाटर का जो आरओ का जो मशीन होता है उसमें भी सेमी परमियल मेम्ब्रेन ही लगा होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्त इसका जो आंसर हुआ, द मेम्ब्रेन विच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, इट इज कॉल्ड सेमी परमियल मेम्ब्रेन। यानी सिर्फ उससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास करता है, यानी अलाउ होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास करने का, उससे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं करता है, समझ रहे हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी परमियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर व्हेन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर से आप लोग क्या समझते हैं, और ये वेपर प्रेशर जो होता है वो वोलेटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन में हम लोग डिजॉल्व कर दें, यानी मिला दें किसी भी सॉल्यूशन में, अगर हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो उसका वेपर प्रेशर में क्या अंतर होगा, समझ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर में क्या अंतर होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं दोस्त वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल। यानी वेपर प्रेशर में उसको बोलते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर के कारण उसका जो गिवन टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है और उसका जो रेट का जो यानी उसका जो टेम्परेचर होता है दोस्त, वो रेट के इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त वेपर प्रेशर, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर इंक्रीज कर दें, यानी उसमें डाल दें, तो उसका क्या हो जाता है दोस्त, वेपर प्रेशर जो होता है दोस्त वो इंक्रीज कर जाता है। जो आप लोग का पहला का जो आंसर होगा, इसमें क्या होता है दोस्त, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। कब इंक्रीज करता है, जब किसी सॉल्यूशन में हम वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं, समझते हैं। और दूसरा का क्या हो जाएगा दोस्त, दूसरा का ये हो जाएगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम वेपर प्रेशर अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं, तो उसका जो होता है दोस्त वो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी लोअर्स हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग का फर्स्ट और सेकंड का आंसर हो गया, समझ रहे हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, जिसका कि मोलर मास 40 के इक्वल दिया है, इज डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व किया गया है, एंड सॉल्यूशन इज मेड ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, मोलरिटी का आप लोग को मैं फॉर्मूला बताया, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स किसे निकलेगा, देखिए इसका मोलर मास दिया है, कास्टिक सोडा का मास भी दिया है 4 ग्राम, और इसका मोलर मास भी दिया है। तो आप लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, जो कि आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 11th में मोल कंसेप्ट में, समझ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से आप लोग का मोल्स निकल जाएगा, समझ रहे हैं, कास्टिक सोडा का मोल निकल जाएगा, तो मोल निकल जाएगा। अब फिर इसका वॉल्यूम इन सॉल्यूटन इन लीटर, फिर 200 सेंटीमीटर क्यूब को दोस्त लीटर में चेंज कर दीजिएगा, आराम से आप लोग का निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्त नंबर ऑफ यानी मोल्स, तो आप लोग का यहाँ से जो आंसर आ जाएगा, यानी m बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ से आप लोग का 0.5 मोलरिटी के यानी आंसर आप लोग का आ जाएगा, यानी 0.5 मोलरिटी। आप लोग को मैं दोस्त फॉर्मूला बता दिया, ये आप लोग पुट कीजिएगा वैल्यू, और आप लोग आंसर पाइए जो कि 0.5 मोलरिटी के इक्वल आएगा। तो समझ रहे हैं दोस्त, ये आप लोग का 10 क्वेश्चन हुआ दोस्त, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये आप लोग याद कीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और सारा कुछ याद कर लीजिए, समझ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले चैप्टर में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसका मैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप लोग दोस्त इस चैनल से जुड़े रहिए। अब दोस्त कंटिन्यू वीडियो जाएगा, सारा कंटिन्यू जाएगा वीडियो, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में।